बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या मंगला डैम की वजह से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले आ रहे हैं? इसके ऊपर आप बहुत सी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन मेरी वीडियो कुछ थोड़ी डिफरेंट होने जा रही है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पिछले साल 24 सितंबर को एक ज़लज़ला आया। उसके बाद से मीरपुर के अंदर अर्थक्वेक्स जो है वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं, और पिछले 2 महीनों के अंदर हमने 4-5 दफ़ा जो है वो ये अर्थक्वेक देखा है। और लोग जो है वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो मीरपुर के अंदर जो मंगला डैम है, उसकी अपरेजिंग के बाद से ये ज़लज़ले जो है ये ज़्यादा तादाद के अंदर आना शुरू हो गए हैं। शायद जो अपरेज किया गया है वाटर लेवल को, कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई गई है मंगला डैम की, तो ये इससे रिलेट करता है। सिलसिले में वाप्टा ने एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मीटिंग भी की थी, जिसमें उन्होंने आम आवाम को ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना भी ये ख्याल था इससे पहले कि डैम की वजह से ज़लज़ला जो है वो नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद मैंने भी इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, और इस सिलसिले में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो जो है उसके एक प्रोफेसर हैं एंड्रयू विटेकर, वो साइस्मिक एक्सपर्ट है और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं। इस फील्ड के अंदर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 30 साल से ज़्यादा उनको पढ़ाते हुए हो गए हैं और रिसर्च करते हुए हो गए हैं। तो उनको मैंने एक ईमेल की और उसके अंदर मैंने उनको मीरपुर में आने वाले पिछले कुछ ज़लज़ले जो हैं उसके बारे में बताया, और उनसे ये पूछा कि क्या मंगला डैम की वजह से ये ज़लज़ले आ सकते हैं। और ये ईमेल जो है उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक कुलीग फैज़ानुल हक मीर साहब से इस सिलसिले में बात की, क्योंकि वो इस एरिया के जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। और फैज़ान साहब ने जो उनको जवाब दिया उसको उन्होंने नीचे कोट किया है। फैज़ान मीर साहब ने जो है वो कोट किया मिस्टर ब्राउन जो है, जिन्होंने मंगला डैम में 1 साल कंस्ट्रक्शन से पहले और 5 साल के इसके बनने के बाद यहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी को उसके ऊपर नज़र रखी, उसके ऊपर रिसर्च की। और इस 6 सालों में उन्होंने जो नतीजा निकाला वो है कि आफ्टर मंगला डैम जब बनने के बाद साइस्मिक एक्टिविटी कुछ अरसे के लिए तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद ये रिड्यूस होती गई, और मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद ये कुछ सालों के बाद ये एक्टिविटी जो है वो कम हो गई। इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि मंगला डैम के जब लेवल को रेज किया गया उस वक्त 1960s के अंदर, तो ज़लज़ले जो है उनकी जो उनकी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा कि इनका जो को रिलेशन है वो पुअर है, यानी कि डाटा इतना अवेलेबल नहीं है कि हम इस बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि पानी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। साथ ही फैज़ान मीर साहब ने ये भी बताया है कि जो मंगला डैम है वो एक ऐसी एरिया के ऊपर वाक़या है जहाँ पे एक्टिव फॉल्ट लाइन मौजूद है, और इसको उन्होंने एक मैप के ज़रिए मेंशन भी किया है। ये मैप भी आप देख सकते हैं, जिसमें इस्लामाबाद जो है वो उसको हाईलाइट किया गया है। और इस वजह से उन्होंने कहा है कि इस यहाँ पे इसको कैटेगराइज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या डैम की वजह से ज़लज़ला आ रहा है या नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक नेशनल रिसर्च काउंसिल का हवाला दिया है उसकी रिपोर्ट का। 1972 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो अभी भी स्टैंड करती हैं। मतलब उन्हीं के मुताबिक इसका यहाँ पे मंगला डैम पे एक एक्सटेंसिव सर्वे होना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या ऐसा है या नहीं। और एंड में कंक्लूड करते हुए उन्होंने ये बताया है प्रोफेसर विट टेकर ने कि वो भी फैज़ानुल हक साहब के साथ बिल्कुल मुतफिक हैं कि ये जो मंगला डैम है यहाँ पे चूँकि जो पहले का आपके पास साइस्मिक एक्टिविटी का डाटा मौजूद नहीं है, और यहाँ पे एक एक्सटेंसिव सर्वे के बाद ही कैटेगराइज किया जा सकता है, जो कि उन्होंने लिखा है कि मुश्किल है। ओवरऑल इस ईमेल के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो ज़लज़ले हैं ये मंगला डैम की वजह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो एक बात वाज़ह हो गई है कि डैम की वजह से ज़लज़ला आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी इसमें मेंशन किया है कि साइस्मिक एक्टिविटी ड्यू टू डैम्स इज़ नॉट रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने इसके अंदर मुझे एक NRC की रिपोर्ट भेजी है। नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिकन एक अदारा है जिसने ये रिपोर्ट मुरतब की थी 1972 के अंदर, और ये रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था अर्थक्वेक्स रिलेटेड टू रेजरवायर फिलिंग, यानी कि डैम के फिल करने के बाद जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनके रिलेटेड। और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे जो मंगला डैम है उससे ये जो केसेस इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं वो बड़े सिमिलर लगे हैं।
इनमें से 2-3 केस जो है वो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके स्क्रीनशॉट भी नज़र आएंगे आपको अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। लेकिन अगर कोई ये डिटेल रिपोर्ट पढ़ना चाहता है, इसके अंदर 10-15 केसेस डिस्कस किए गए हैं और उनकी रीजंस बताई गई हैं। अगर किसी को ये रिपोर्ट चाहिए तो वो कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट में लिखे, मैं उसको ये रिपोर्ट जो है वो ईमेल कर दूंगा। डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने याद रखना है कि मंगला डैम के अंदर जितने भी जल्जले जो हैं वो अभी हमारे मीरपुर के अंदर, शहर के अंदर जितने भी जल्जले आए हैं, ज़्यादातर का मरकज़ कहीं ना कहीं मंगला डैम के आसपास ही है, या मंगला डैम के अंदर है या उसके बिल्कुल पास है। कहीं ना कहीं वो एपी सेंटर जो है वो उसका यहीं पे है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, और जो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ उनको भी आपने पढ़ना है। और इसके अलावा भी जो इसके रिपोर्ट के अंदर केसेस डिस्कस किए हैं उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो सिमिलर हैं। सबसे पहले है लेक मीड। ये लास वेगस के अंदर डैम जो है वो बनाया गया था। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है कैपेसिटी के लिहाज से, वाटर कैपेसिटी के लिहाज से। और इसको बिल्ड किया गया 1935 के अंदर, 1935 में इसको फिल करना शुरू हुए। और डैम फिलिंग के अगले साल यानी 1936 से यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स हैं वो आना शुरू हो गए। ये जो इलाका है, इससे पहले वहाँ पे अर्थक्वेक्स इतनी तादाद में नहीं आते थे, लेकिन आफ्टर इसकी फिलिंग जब स्टार्ट हुई तो इसके अंदर जल्जले जो है उसकी मैग्नीट्यूड्स बढ़ना शुरू हो गए, और 3 रेक्टर स्केल से ज़्यादा का जल्जले यहाँ पे आना शुरू हुए। 1939 में यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का सबसे बड़ा शॉक आया, और ये जो है उस वक्त आया जब ये डैम ऑलमोस्ट 80% कैपेसिटी जो है इसकी फिलअप हो चुकी थी। और ज़्यादातर जल्जले जो हैं उनका एपी सेंटर डैम के अंदर ही था या डैम के बिल्कुल करीब था। और ये बिल्कुल सिमिलर केस है मंगला डैम से। और यहाँ पे कोई नोन एक्टिविटी नहीं थी इससे पहले, और साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक शायद जो नोन फॉल्ट्स पहले फॉल्ट्स मौजूद थे जो कि एक्टिव नहीं थे, उनको इस वाटर के वेट ने एक्टिव कर दिया। दूसरा केस जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है करीबा डैम का। ये रोडेशिया और ज़ैम्बिया के बॉर्डर के ऊपर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वाटर कैपेसिटी के लिहाज से। इसके बनने से पहले यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स की एक्टिविटी नहीं थी, साइस्मिक एक्टिविटी ना होने के बराबर थी। लेकिन आफ्टर इसकी फिलिंग 1961 में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ अर्थक्वेक्स जो है वो बढ़ गया, और अगस्त 1963 में इस डैम को फुल कैपेसिटी पे भर दिया गया। और उसके बाद अगस्त से लेके नवंबर तक यहाँ पे तकरीबन 9 जो है वो बड़े शॉक जो है वो महसूस किए गए, 5 to 6 मैग्नीट्यूड्स के, और रेट ऑफ अर्थक्वेक्स जो है वो इंक्रीज हो गया। इन सब जल्जलों का जो एपी सेंटर है वो डैम के अंदर ही था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डैम था उसके इर्द गिर्द 0.5 डिग्री के इर्द गिर्द यहाँ पे ज़्यादातर जल्जले जो है वो महसूस किए गए। आफ्टर अ सर्टन पीरियड यहाँ पे जल्जले की शिद्दत जो है वो कम होती गई, यानी रेट जो जल्जले आ रहे थे जिससे वो कुछ अरसे के बाद कम होते गए। इसको भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी फॉल्ट्स मौजूद थे उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, वाटर वेट की वजह से शायद ये जल्जले आए हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन है। तीसरा जो केस है वो कोयना डैम का है, जो कि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पाया जाता है। ये डैम जिस जगह पे वाक़या है वहाँ पे नॉर्मली जो है वो लीस्ट साइस्मिक एक्टिविटी होती है, यहाँ के वहाँ पे अर्थक्वेक्स बिल्कुल नहीं आते। लेकिन इस डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक्स आना शुरू हुए। और इसके अलावा भी इस रिपोर्ट के अंदर बहुत से डैम मेंशन किए गए हैं, पॉसिबल रीजंस बताई गई हैं कि कैसे जो है वाटर वेट ऑलरेडी जो फॉल्ट्स मौजूद होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और उसकी वजह से वहाँ पे उस एरिया में साइस्मिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो सब जितने जो है वो अर्थक्वेक्स हैं उनके एपी सेंटर जो हैं वो डैम के अंदर ही मौजूद हैं। और अगर आप पिछले 1 साल के अंदर मीरपुर के आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले जल्जलों को देखें तो उन सब के एपी सेंटर भी मंगला डैम के अंदर मौजूद हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या ये रिपोर्ट अगर मुझ तक पहुँच गई है तो क्या ये रिपोर्ट वापडा वालों को नहीं पता, क्या हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं क्या उनको नहीं पता होगी, जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे किया होगा डैम का क्या उनको पता नहीं है? तो मीरपुर के अवाम जो हैं वो क्या इतने ही बेवकूफ़ है
कि अभी तक इसके ऊपर कोई किसी भी सरकारी जो है वो अहदेदार ने इसके ऊपर कोई टेकअप नहीं किया इसको। हमारी अपनी जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी जो है वो इसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। और ये वीडियो भी मैंने बनाने का मकसद ये है कि हम अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा होगा। हम सबको जो है मुतालबा करना चाहिए कि जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए और एक्सटेंसिवली कराया जाए। मेरा क्वेश्चन जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से भी ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है सख्ती से, कि जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो तो खैर ही है, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि कोई सॉयल टेस्ट किया जाए, डिज़ाइन जो है वो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पास कराया जाए, या वही मामला चल रहे हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं। में आने वाले ज़लज़ले के बाद जो सर्वे हुआ था उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।